नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ये जो सीरीज अपनी चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की चल रही है, साथ ही में ये इसलिए सीरीज बनाई गई है ताकि बच्चों को एक आइडिया मिल पाए कि किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी बुक के माध्यम से, लेकिन आपको ये नहीं पता लगता है कि किस तरीके से क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन आंसर की तैयारी करना आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अपनी सीरीज है इसी चीज के ऊपर है, और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो मैं मानता हूं कि तसल्ली के साथ देखना, बेशक कभी भी देखो लेकिन तसल्ली के साथ देखना, क्योंकि देखो चीजों को समझाया गया है, एक एक करके चीजों को समझाऊंगा और उसके लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, 5 मिनट की कोई वीडियो नहीं है कि मैं शॉर्ट्स बना रहा हूं चीजों को खत्म कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं कहता हूं कम ही बच्चे पढ़े लेकिन अच्छे से पढ़े, और ये वीडियो या इतनी सारी चीजें मैं क्यों कर रहा हूं, रीजन यही है कि बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वही ट्यूशन की सारी चीजें मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपकी स्टडी बेटर हो पाए। ठीक, तो चलिए इसी के हिसाब से अपना जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, एक मीडियम क्वेश्चन होता है ना, एक उससे भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसके क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चन की अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है 1 नंबर के क्वेश्चन। क्या लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भाषण कब दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा जाता है। तो देखिए ये है, इसका आंसर हो जाएगा 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में इस चीज को कहा गया था। ठीक है, साथ ही साथ दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में तो पूछता है, और साथ ही साथ आपका राष्ट्रपति के बारे में तो पूछता है, एक चीज और पूछता है, गृह मंत्री कौन थे? तो उस टाइम के जो गृह मंत्री थे वो थे सरदार पटेल जी। ठीक है, या वल्लभ भाई पटेल आप बोल सकते हो, ये चीज तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए और क्वेश्चनों की बात करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? रियासतें का मतलब क्या होता है? रजवाड़े। ठीक है, रजवाड़े का मतलब एक तरीके से जहां पर राजाओं का शासन हो। ठीक है, तो कितनी थी? तो 565 देसी रियासतें थी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, प्रतिमा किस भारतीय राजनेता से संबंधित है? यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाया गया है वो किसका बनाया गया है? महात्मा गांधी का बनाया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का बनाया गया, सरदार पटेल जी का बनाया गया, या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी का बनाया गया? तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और कहाँ बनाया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये बनाया गया है गुजरात में। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं। यूनिटी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा किस राज्य में? लो वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो कहां बनाया गया है जी? गुजरात में बनाया गया है, तो इस वजह से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन के कितने राज्यों के गठन की सिफारिशें की गई थी? गठन 2 बार हो गया। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन के कितने राज्यों के गठन की सिफारिश की गई थी? यानी कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था तो कुल कितने राज्यों की मांग की गई थी, कितने राज्य बनाने की मांग की गई थी? तो ये बनाने की मांग की गई थी 40। ठीक है, तो इस तरीके से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। इसी तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो इस चैप्टर से रिलेटेड देखिए, कहने का मतलब है कि ये तो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको 6 दे दिया, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है उसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ठीक है, और आपको ये भी बात पता है कि पोल साइंस में या हिस्ट्री में कम से कम पोल साइंस में 12 से 15 क्वेश्चन और हिस्ट्री में कम से कम 20 से 21 क्वेश्चन एमसीक्यू के आ रहे हैं, तो इसी वजह से एमसीक्यू करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, और इस तरीके से आप नंबर ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन, थ्योरी वाले। ठीक है, इनमें से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आजादी की लड़ाई के समय किन 2 बातों पे सबकी सहमति थी? सहमति मतलब कौन से ऐसे 2 बात थे जिसपे सारे लोग एग्री थे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला है वो पहला चीज क्या लिखा है कि शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाएगा, यानी कि जब आजादी की लड़ाई लड़ ली गई तो उस टाइम पे ये कहा गया कि अभी तक तो किसने शासन किया? अभी तक तो ब्रिटेन ने शासन किया है, यानी कि अंग्रेजों ने शासन किया है। अब कौन करेगा?
अब करेगा, सारी जनता मिलकर शासन करेगी, और जब सारी जनता मिलकर शासन करेगी तो इसी को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेगी, यानी कि हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए सरकार काम करेगी, तो ये भी चीज है। ठीक है, इसके अलावा प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त, अब इसका मतलब समझाता हूं। जैसे आपने सुना होगा चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग का नाम सुना है। चुनाव आयोग वो आयोग होता है जो कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे, यानी कि जो मेन पर्सन थे, वो कौन थे? तो उनका नाम था सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि आज के समय में जो वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? ठीक है, तो आपको अगर आंसर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, या फिर नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूं, वो है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, तो प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और अभी के टाइम के चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर इसमें लिख लेते हैं महात्मा गांधी को जाना जाता है, लेकिन नहीं, क्योंकि गांधी तो उन्हीं में लगता था ना, और इसी वजह से बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से, देखो ये हमारे टाइम पे भी क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, 2016 में। ठीक है, तो सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसका ऑप्शन हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? तो ये मेन क्वेश्चन 2 नंबर के में आता है और कई बार पूछा भी है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? द्वि का मतलब होता है दो, राष्ट्र का मतलब होता है दो, सॉरी, द्वि का मतलब होता है दो, राष्ट्र का मतलब होता है देश। यानी कि भारत किसी एक कौम का नहीं, अपितु हिंदू और मुसलमान नाम के 2 कौमों का देश है। और ये बात किसने कही थी? मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था, और इसमें यह कहा गया था कि मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य यानी कि पाकिस्तान बनाया जाए। ठीक है, यानी कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाया जाएगा मुसलमानों के लिए। ठीक है, तो ऐसा, लेकिन जो भारत बनाया गया यानी कि जो हिंदुस्तान बनाया गया वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि उनमें मुस्लिम, जैन और जितने भी धर्म हैं, ठीक है, यानी कि भारत जो है उसमें हिंदुओं के साथ साथ बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। इसी वजह से भारत की विशेषता और बढ़ जाती है कि इसमें साझी हमारी राजनीति भी है और साझा एक तरीके से संस्कृति भी है। ठीक है, सारे लोग मिलके अपने देश के प्रति प्रेम रखते हैं और इसी वजह से भारत जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है 2 राष्ट्र, जिसमें है एक हिंदू और दूसरा है मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। चलिए जी आगे बात कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो अपना आप लोग की पढ़ाई और बेटर हो पाए इसके लिए एक ऐप डिजाइन हो रहा है। ठीक है, हो नहीं रहा है बल्कि ऑलरेडी हो चुका है, और इस ऐप पे आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे कोर्सेज कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं वो थोड़ा सा चीज़ों को भगा के देख ले। अदरवाइज ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं जो कि नए बच्चे हैं, जो अपना ऐप है इसमें क्या है, जैसे आप पोल साइंस की वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं, यही ऐसे ही आपकी जो वीडियो मिलेंगी वो हमारे ऐप में मिलेंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे YouTube पे आप देखते हो तो YouTube पे बहुत सारे ऐड चलते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली बहुत सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, तो लेकिन आप हमारे ऐप पे पढ़ोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले आपको वीडियोस देखने को मिलेगी चैप्टर की, उसी चैप्टर के आपके नोट्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ उसी से रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, साथ ही साथ सैंपल पेपर भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ ऐसे वहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे। डाउट क्लासेज, अगर आपको किसी चीज में दिक्कत है तो आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ लाइव क्लासेस। ठीक है, अब बेनिफिट में चीजों को थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ कि जैसा आप हमारे ऐप पे आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज कोई वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो के जस्ट नीचे उससे नेक्स्ट वाली वीडियो रहेंगे, लेकिन आप YouTube पे अगर आप देखते हो तो ढूंढने में दिक्कतें हो जाती हैं। दूसरी चीज, YouTube पे आपको नोट्स नहीं देखने को मिलता, लेकिन हमारे ऐप पे आपको नोट्स देखने को मिलेगा और उसको आप हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं। साथ ही साथ YouTube पे टेस्ट सीरीज नहीं होती है, लेकिन हमारे ऐप पे आपको आकर टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पे सैंपल पेपर भी देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो नोट्स भी है, और साथ ही साथ बात करें वीडियो भी हमारे ऐप पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ YouTube पे आप अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाते हो तो ये सारा चीज आपको लाइव
चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। ऑलरेडी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये सारी बातें पता है, लेकिन आप लोग न्यू है इसलिए आपको चीज़ें बता दी जा रही है, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं, जो बेनिफिट है, ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको ये सारी बेनिफिट मिल जाएगी। तो अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर है, या फिर यहाँ पे देखिए नंबर लिखा हुआ है, आप इस पे बात कर सकते हैं। और कॉल मत कीजिए, सीधा आप मैसेज कीजिए और बताइए कि मुझे ये चीज़ करना है, आपको रेफर जानकारी दे दी जाएगी। समझ में आ गई बातें? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और इस तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं चीज़ों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। ठीक, चलिए और बात कर लेते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 14 अगस्त 1947 को कहा, कल का जो दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी होगा। क्यों? अब इसका रीजन क्या है? देखिए, महात्मा गांधी ने यह बात बोला था कि जो कल का दिन है ना, ये हमारे लिए खुशी का भी है और गम का भी है। खुशी क्यों? क्योंकि हम आजाद हो रहे हैं। जिन अंग्रेजों ने हमें दबा कर रखा था, गुलामी की मार झेलवा रहे थे, उनसे हम आजाद हो रहे हैं, इसलिए हम क्या है? खुश हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम दुखी इस बात से हैं कि भारत और पाकिस्तान जो कि पहले एक में थे, अब वो अलग अलग हो रहे हैं, इस बात से दुखी है। ठीक है, तो इसी वजह से ये चीजें कही गई थी। तो देखिए लिखा है, एक क्वेश्चन ऐसा और भी आता है, महात्मा गांधी के अनुसार 15 अगस्त 1947 का जो दिन है, खुशी और गम का दिन क्यों होगा? ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी के अनुसार 14 अगस्त और 15 अगस्त के मध्यरात्रि में जो डिवाइडेशन हुआ, ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को खुशी का दिन इसलिए क्यों होगा क्योंकि इस दिन भारत आजाद होगा, जबकि गम का दिन इसलिए होगा क्योंकि भारत का विभाजन होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारतीय संघ में देशी रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका का व्याख्या कीजिए, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनकी क्या भूमिका थी। तो मैं आपको बता दूं, जिस टाइम पे देशी रजवाड़ों को भारत में शामिल करवाया जा रहा था, उस टाइम पे रजवाड़ों की संख्या 565 रजवाड़े थे, और उसमें से 4 ऐसे थे जो ना तो भारत में शामिल होना चाहते थे, ना तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। ऐसे 4 राज्य थे, एक मणिपुर, एक जूनागढ़, एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये 4 राज्य थे जो भारत में शामिल या पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। इन्होंने कहा कि हम अलग रहेंगे। ठीक है, लेकिन आगे चल के जब इन्होंने देखा गया कि ये पाकिस्तान के साथ समर्थन ले रहे हैं, मतलब सपोर्ट ले रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक्शन लेते हुए वहां पे सैनिक कार्रवाई करके भारत में शामिल करवा लिया, क्योंकि ये भारत के एकता के लिए खतरा था और विखंडन हो जाता उस टाइम पे अगर इस तरीके की कोई चीजें पाकिस्तान आपस में या हैदराबाद आपस में मिल जाता तो दिक्कतें हो जाती। ठीक है, इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, इनको जबरदस्ती भारत में शामिल करवा लिया। तो देखिए ये लिखा है कि भारत में देशी रजवाड़ों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरदार पटेल ने एकीकरण अधिनियम तथा प्रजातांत्रिकरण की विधियों द्वारा अधिकांश रियासतों को भारत में शामिल करा लिया। जूनागढ़, हैदराबाद जैसी रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया, परंतु सरदार पटेल की राजनीतिक कौशल एवं सूझबूझ ने इन दोनों रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपोर्ट के द्वारा, ठीक है, उनके एक्शन के द्वारा जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करवा लिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या होता है। यानी कि राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र का मतलब होता है एक देश, निर्माण का मतलब होता है बनना। एक देश कब बनता है? देखिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं, एक देश कब बनता है। देखिए अगर आप अपने सिर्फ फैमिली के प्रति प्रेम करेंगे तो आपकी एक छोटी सी फैमिली है, सब अपनी फैमिली के प्रति प्रेम करेंगे तो यहाँ पे चीजें सही नहीं है। हमें अपने फैमिली के प्रति प्रेम तो करना ही है, साथ ही जिस जगह पे हम रह रहे हैं उसके साथ प्रेम करना ही है। ठीक है, साथ ही साथ अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति हमें सम्मान रखनी है और साथ ही साथ एकता की भावना रखनी है। देखिए हाँ, इसका मतलब क्या होता है, राष्ट्र निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जहां छोटे छोटे जिन जगहों पर रह रहे हैं उन पे हमें ध्यान ना देते हुए हमें उस देश को ध्यान देना पड़ता है जिस देश में हम रह रहे हैं। ठीक है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी राज्य से बिलोंग कर रहा हूं तो मैं उस राज्य का तो हूं ही, लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि मैं इसी राज्य का हूं तो ये सही नहीं है, बल्कि हमें ये बोलना चाहिए कि हम भारत देश के हैं। ठीक है, जब सारे लोग ये अलंकृत करेंगे कि हम भारत देश के हैं तो ये समझ लो कि अपने देश की एकता बनी रहेगी। ठीक है, इसी वजह से सबको कहा जाता है कि आपसे अगर कोई पूछे कि आप कहां के रहने वाले हो तो आप कहो इंडिया के रहने वाले हैं, सीधा बात। ठीक है, आप कहां के रहने वाले हो? इंडिया के। रीजन क्या है? क्योंकि आप अपने देश को प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, ना कि अपने उस गांव को प्रेजेंट कर रहे हो, ना कि अपने उस राज्य को प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, ये आपकी भावना है। तो यही लिखा है, राष्ट्र निर्माण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना प्रकट होती है। राष्ट्र निर्माण राजनीतिक विकास की सांस्कृतिक पक्ष पर जोर देता है। इसके अनुसार
एक राष्ट्र में ऐसी प्रक्रिया हो जिसके द्वारा जो लोग हैं अपने छोटे छोटे कबीलों, गांव, नगरों के प्रति वफादारी के स्थान पर विशाल केंद्रीय राजनीतिक प्रणाली को वफादारी प्रदान करे। इसका मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे कबीलों को ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें किसको ध्यान देना है, विशाल केंद्रीय राजनीतिक प्रणाली यानी कि देश को ध्यान में रखना है। इसका अर्थ ये है कि परंपरावादी संकुचित वफादारी को समाप्त होना चाहिए, यानी कि हम जो छोटे छोटे चीजों को वफादारी देते हैं कि मैं इस गांव से बिलोंग करता हूं, मैं इस राज्य से बिलोंग करता हूं, ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि हम सबको ये कहना चाहिए कि हम इस देश से बिलोंग करना है, क्योंकि देश तो अपना एक ही है ना। तो इस वजह से हमें अपने देश के प्रति प्रेम ज्यादा रखना चाहिए। जब अपने देश के प्रति हम ज्यादा प्रेम रखेंगे तो ये समझिए कि हमारा जो राष्ट्र निर्माण जो है वो सफल होगा। ठीक है, तो ये लिखा है जैसे परिवार, जाति, धर्म आदि की वफादारी के स्थान पर संपूर्ण प्रणाली तथा राष्ट्र के प्रति वफादारी होना चाहिए। अब मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने देखा होगा राजनेता होते हैं, राजनेता कभी अपने फायदे की बात करते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो मैं अपने लिए बना हूं, ऐसा नहीं बोलता ना कभी। वो क्या कहते हैं, मैं आप सबके लिए बना हूं। इसका मतलब क्या है कि वो सबको परिवार मानते हैं। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी वो सबको एक जैसा मानते हैं, यानी कि सब पूरे की पूरा मतलब भारत जो है, भारत में जितने भी लोग हैं सब उनकी फैमिली ही है। ठीक है, इसी वजह से वो कोई भी नीति निर्धारण करेंगे तो सबको ध्यान में रख के करेंगे। ठीक है, वो सिर्फ अपने परिवार को नहीं देखेंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हो गया हूं तो मैं अपने परिवार को देखूंगा, नहीं। उनके लिए कर्तव्य क्या हो जाएगा कि देश में सारे व्यक्ति को अपना ही परिवार का हिस्सा समझे, यानी कि देश उनका परिवार हो जाता है। यही चीज है, इसी को कहते हैं राष्ट्रीय चेतना। जब एक इंसान के अंदर यह भावना आ जाए कि ये देश मेरा है, ना कि मेरा परिवार मेरा है, ये पूरा का पूरा देश मेरा है, तो ही उसे कहते हैं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, राष्ट्र निर्माण की चेतना। समझ में आ गई बात है? चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब देखते हैं हैदराबाद का विलय भारत में किस प्रकार हुआ, यानी कि अब बात करते हैं हैदराबाद जो है ना वो भारत में किस तरीके से शामिल हुआ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हो गया आपका जूनागढ़। ठीक है, इधर हैदराबाद, इधर मणिपुर, और ऊपर में बात करूं जम्मू कश्मीर। ये चार ऐसी देसी रियासतें थी जो ना भारत में शामिल होना चाहती थी और ना ही जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। लेकिन इन्होंने आगे चल के क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ समर्थन लेना शुरू कर दिया। फिर भारत को लगा कि अगर मान लो कि हैदराबाद चला जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान में, तो इसका मतलब ये है कि इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं, और हैदराबाद भी चला गया तो एक प्रकार से त्रिकोण बन गया ना, तो ये भारत के लिए खतरा हो जाएगा ना। इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि इनको जबरदस्ती भारत में शामिल करवा लिया। ठीक है, इसको भी और इसको भी, चारों को भारत में शामिल करवा लिया। तो यही चीज है। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। उन्होंने भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में एक साथ के लिए यथास्थिति बहाल रहने का समझौता किया कि भाई मैं एक साथ, ठीक है जो है वो जो एक साथ है, स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि मैं नहीं रहूंगा, लेकिन आगे चल के उन्होंने स्वीकृति ले ली। कम्युनिस्ट पार्टी हैदराबाद कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों और महिलाओं ने निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी भी शुरू कर दी, और वहां पे जो किसान थे, जो महिलाएं थी, इन्होंने वहां के जो निजाम थे, ठीक है, उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। इन आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने अर्धसैनिक बल का प्रयोग किया, यानी कि सेनाओं को आदेश दिया कुचलने के लिए, ठीक है, ताकि आंदोलन को शांत किया जा सके। इसके जवाब में भारत सरकार ने सितंबर 1948 को, ठीक है, सैनिक कार्रवाई के द्वारा निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि भाई मैं देखो अलग रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भारत ने कहा कोई बात नहीं, अलग रहो। लेकिन आगे चल के जब पाकिस्तान के साथ इन्होंने समर्थन लेना शुरू कर दिया तो वहां के जो लोग थे, जो महिलाएं थी, उनका विद्रोह करना शुरू कर दी। और जब विद्रोह करना शुरू कर दी तो जो निजाम थे, निजाम ने सैनिकों को आदेश दे दिया कि आप आंदोलन को शांत करवाइए। लेकिन ये जब बात भारत में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता लगी तो उन्होंने वहां पे सेना भेज के आत्मसमर्पण करवाया। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो हैदराबाद रियासत भारतीय संघ में विलय हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। तो 9वां क्वेश्चन लिखा है राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्वों को वर्णन कीजिए। तो राष्ट्र निर्माण को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है? तो सबसे पहला है औद्योगिकीकरण। देखिए, औद्योगिकीकरण राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करता है। जैसे एक देश
औद्योगिक उन्नति करता है वैसे ही वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। अगर मान लीजिए कि एक देश, औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है, मशीनीकरण कर देना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का यूज करना। ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें अगर यूज होंगी तो देश तरक्की करेगा, जब देश तरक्की करेगा वहाँ के लोग तरक्की करेंगे, और जब वहाँ के लोग तरक्की करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारी पुरानी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे छूटती हुई चली जाएंगी और लोग नई नई चीज़ों को ध्यान में रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये लिखा है कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा और वे अपनी पुरानी आदतों और परंपराओं को त्याग देंगे, यानी कि छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में या शहरों में कोई बैलगाड़ी लेके चलता है क्या? नहीं लेके चलता है ना। तो आज इतनी सारी गाड़ियां आ गई हैं तो लोग पुरानी चीज़ों को छोड़ दिए हैं और नई चीज़ों पे आ गए। क्यों? क्योंकि औद्योगिकीकरण से चीज़ों में चेंजेस बहुत आई है। दूसरा है जनसंचार का माध्यम। जनसंचार का माध्यम क्या हुआ? संचार करने का, यानी बातचीत करने का। आप देखिए फोन जैसी चीजें, पहले फोन था क्या? नहीं था ना, लेकिन आज देखिए फोन है। आज वीडियो भी शूट हो रहा है तो फोन से भी शूट हो रहा है। चीजों को पढ़ाया जा रहा है तो लैपटॉप से पढ़ाया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना। किसको पता था कि ये जो पेन है इससे मैं लिखूंगा तो ये डिजिटली आपको दिखाई देगा? किसी को पता था क्या? नहीं। लेकिन टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते होते ये सारी चीजें आ गई। तो जनसंचार में भी परिवर्तन हुआ। जब जनसंचार में परिवर्तन होता है तो देश की जो लोगों की सोच है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो यही चीजें लिखा है कि जन माध्यम का प्रसार। एक राष्ट्र में जन माध्यम के साधनों का विकास हुआ, प्रसार भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देता है। जन माध्यमों के साधनों में समाचार पत्र प्रसारण, ठीक है, प्रसारण हो गया, डाक तथा तार प्रबंध हो गया, सड़कें, रेल, वायु सेवाएं, चलचित्र और टेलीविजन इत्यादि चीजें शामिल हैं। यानी कि ये सारी चीजें धीरे धीरे आनी शुरू हो गई। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष संस्कृति का प्रसार, यानी कि भारत में देखिए बहुत सारी संस्कृतियों के लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग बिना किसी डर के आराम से रहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सारे देखो, जितने चाहे छोटा धर्म हो चाहे बड़ा धर्म हो, हर एक धर्म के लोग यहाँ पे बिंदास रहते हैं। ठीक है, कभी इनका पर्व होता है तो ये अपना पर्व मनाते हैं, कभी किसी और का पर्व होता है तो वो अपने अच्छे से पर्व मनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे संस्कृतियां बहुत है, धर्म बहुत है, लेकिन इसके बावजूद भी सब एक होकर रहते हैं। तो ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी धर्म को ना ज्यादा बढ़ावा देना, न ज्यादा सपोर्ट करना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि सारे धर्म देश के लिए बराबर होते हैं। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष संस्कृति भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देती है, क्योंकि कट्टर धर्म कई बार नागरिकों को फूट और घृणा पैदा करती है। यानी कि जिस देश में धर्मनिरपेक्षता नहीं है वहां पे कई बार ऐसा होता है कि धर्मों के नाम पे आपस में लड़ाई हो जाती है। इसके विपरीत यदि एक देश में धर्मनिरपेक्षता संस्कृति को अपना ले तो दृष्टिकोण क्या हो जाएगा? उनका दृष्टिकोण विशाल हो जाता है, यानी कि अच्छा हो जाता है, जैसे कि भारत में अगर देखा जाए। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक भागीदारी, ये चार चीजें प्रभावित करती है, जिसमें लास्ट है राजनीतिक भागीदारी। क्या लिखा है? राजनीतिक भागीदारी भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाती है। इसका अर्थ यह है कि लोगों को राष्ट्र की राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेना चाहिए, और जाहिर सी बात है लोग लेते भी हैं। ठीक है, आपके ही समाज से, आपके ही क्षेत्र से कोई ना कोई विधायक के पद के लिए उठता है, ठीक है, जो देश के बारे में सोचता है। तो ऐसी चीजें, यदि वे राजनीतिक प्रक्रियाओं, जनता के कामों, निर्णयों में भाग लेते हैं तो राष्ट्र निर्माण में वृद्धि होती है और इससे जाति पाति के प्रभाव को भी पराजित किया जाता है। यानी कि यहाँ पे कोई जाति और कोई धर्म नहीं देखा जाता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज देखा जाता है कि वो काम करना जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरे या फिर देश के लोगों का जीवन स्तर सुधरे, इस तरीके की चीजें। आगे बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन और आता है, ये 4 नंबर में आता है। क्या लिखा है कि भारत के विभाजन की प्रक्रिया किन्हीं 4 समस्याओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि जिस टाइम पे भारत का विभाजन हुआ था उस टाइम पे कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिनको हमें सामना करना पड़ा था, समस्याएं कौन कौन सी थी। तो देखिए, समस्याओं की अगर मैं रही बात तो देखिए, विभाजन एक बहुत ही बड़ा त्रासदी था। त्रासदी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोई घर का डिवाइडेशन नहीं हो रहा है कि एक घर का है, घर में दीवार चला देंगे, ये भाई अलग हो जाएगा, दूसरा भाई अलग हो जाएगा, अपना रह लेंगे, नहीं। ये देश का विभाजन है, और जब भी हम देश की बात करते हैं, देश के विभाजन की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, और इसमें लाखों जान माल की हानि होती है, लाखों लोगों को अपना घर बार त्यागना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना पड़ता है, उसको वहाँ से यहाँ आना पड़ता है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इसी की वजह से जो विभाजन है बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान में रह रहे थे, हिंदू लोग, और जब
विभाजन हुआ उस टाइम पे बहुत सारे मुस्लिम लोग ऐसे थे जो कि इंडिया में रह रहे थे। अब इनको मजबूरन इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान में जाना था और वहां से पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में आना था। भारत ने यहाँ पे एक प्रावधान ये भी कह दिया कि जिसको जिस मर्जी को अगर जाने का मन है तो जा सकता है, जिस मर्जी को रहने का मन है वो रह ले, ऐसा भी भारत ने कह दिया था। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी चीजें तो थी, लेकिन आगे चल के देखा गया कि वहां पे जो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग जो वहां पे अल्पसंख्यक थे, आज की डेट में लमसम ना के बराबर है, ठीक है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो सबको फलने फूलने का अधिकार दिया और सबको वो चीज किया, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भारत हिंदुओं का है या पाकिस्तान मुसलमानों का, ऐसा नहीं, पहले तो सब एक में ही थे ना, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए विभाजन अगर हुआ तो उसमें उन निर्देश लोगों की बहुत ज़्यादा हत्याएं हुई, उन परेशानियों को झेलना पड़ा जिनकी कोई गलती ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें हुई, चलिए वो तो जो हुआ वो हुआ। लेकिन आगे हमें नेक्स्ट टाइम ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि देखो यार, इंसान है हम, ठीक है, इंसान है तो इंसानियत हमारे दिल में होनी चाहिए। धर्म वगैरह तो बाद में आता है, लेकिन इंसानियत हमारे दिल में होना चाहिए, ठीक है। इंसानियत अगर हमारे दिल में, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, इसी के हिसाब से धर्म भी देखा जाता है, ठीक है। किसी के धर्म में ये नहीं बताया गया कि हमें दूसरे के साथ लड़ना चाहिए। तो धर्म भी क्या सिखाता है? इंसानियत ही सिखाती है, ठीक है। तो चलिए देखिए, भारत विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया कि दोनों, पहला चीज है, भारत विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया कि दोनों भागों में अल्पसंख्यक लोग विस्थापित होंगे, ये नहीं बोला गया था, बल्कि ये कहा गया था कि अगर आप रहना चाहते हो तो रह सकते हो, ठीक है। विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाकों में हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे शुरू हो गए थे, ठीक है। पश्चिमी पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक जो गैर मुस्लिम लोग थे, वो अपना घर बार, जमीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां पे भारत में उनको आना पड़ा। यानी कि देखा जाए तो जो पश्चिमी पंजाब के लोग थे वो अपनी जान बचाने के लिए कहाँ आ गए? भारत में आ गए। और ऐसे ही जो भारत से जो लोग जाना चाहते थे वो वहां पे चले गए। विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि भारत की संपदा का भी बंटवारा हुआ था। सिर्फ यहाँ पे भूमि का ही बंटवारा नहीं था, बल्कि संपदा यानी कि प्रॉपर्टी का भी बंटवारा हुआ था। आजादी एवं विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि शरणार्थी हम किसे कहते हैं? वो लोग जो दूसरे देश से यहाँ पे आए, तो मतलब पाकिस्तान से जो लोग मुस्लिम लोग आए थे वो शरणार्थी हो गए, ठीक है। इवन जो भारत से वहां पे गए थे तो वो उनके लिए शरणार्थी हुए। शरणार्थी का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे देश में चले जाएं, ठीक है, उनको कहते हैं। शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम एक पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया, यानी कि भारत में क्या किया गया? एक पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया, ठीक है। और इसके थ्रू अगर देखा जाए तो भारत ने अपने यहाँ इधर जो अल्पसंख्यक लोग थे उनके लिए बहुत सारे काम किया। और आज भी आप देखते हो तो अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जाता है, बिल्कुल, ठीक है। तो यही चीजें हैं। आगे, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आई कोई 3 चुनौतियां लिखी। तो 3 चुनौतियां क्या है? एकता अखंडता की चुनौती पहली चीज है, दूसरा है लोकतंत्र की स्थापना करना, और तीसरा है समानता पर आधारित विकास करना। तो देखिए, एकता और अखंडता, जहां पे अब देश का विभाजन हो चुका था, वहीं पर अब ये सोचा जाने लगा कि भाई अब जितना भी बचा हुआ है कुछ ऐसा काम किया जाए कि अब कोई विखंडन ना हो। तो यही है, भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था, मतलब दूसरे देश के बराबर है। यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति, धर्मों के अनुयायी रहते हैं और इन सभी को एकजुट रहने की चुनौती थी, क्योंकि बहुत सारे धर्मों के लोग थे। तो एकता की चुनौती थी सबसे पहले। दूसरी चीज है लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि अब जहां पे पहले अंग्रेजों का शासन था, अब वहां पे हमें लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करनी थी जहां पे सबका शासन हो। तो देखिए, भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र को अपनाया है और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया है। इसका मतलब यह है कि लोगों को मौलिक अधिकार जैसी चीजें दी हैं कि आप अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ सकते हो, तो ये सब भी अधिकार दिए गए। यानी कि भारत में इस तरीके का प्रावधान है कि चीजें सबको, किसी के साथ कोई शोषण ना हो, सब अपना जीवन अच्छे से चलाए। इसके अलावा समानता पर आधारित विकास का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा विकास करना जिसमें सभी लोगों पर ध्यान देना। तो ये लिखा है कि ऐसा विकास जिसमें संपूर्ण समाज का कल्याण हो, न कि किसी एक वर्ग का, और अथवा सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए।
ये इस प्रकार की चीजें की गई थी ताकि जिसमें सभी लोगों को एक जैसा समझा जाए और सबको एक जैसा विकास का अवसर दिया जाए। तो ये 3 टाइप्स की चुनौतियां थी। और भी चुनौतियां थी, जैसे कश्मीर विवाद हो गया, ठीक है, जैसे हैदराबाद को शामिल करवाना हो गया, जैसे अर्थव्यवस्था हमारी तहस नहस हो गई। तो ये सब भी आप करके लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1947 में भारत के विभाजन के क्या परिणाम हुए। परिणाम क्या हुए? तो परिणाम तो आपको जैसा कि पता है कि भारत जब अलग हुआ, भारत विभाजन जब हो गया, तो एक तो अर्थव्यवस्था खराब हो गई, दूसरा एकता के सूत्र में सबको बांधना था, तीसरा सबका विकास करना था, लोकतंत्र की स्थापना करनी थी, अब चुनाव जैसी चीजें आ गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और इसमें देखिए एक क्वेश्चन और भी सम्मिलित किया है कि स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण से संबंधित कोई 2 चुनौती तथा उसका समाधान लिखिए। तो राष्ट्र निर्माण में अगर देखा जाए तो सबसे पहले चीज थी कि शरणार्थियों की पुनर्वास की समस्या, कि जो अल्पसंख्यक जो लोग आ रहे हैं इंडिया में या फिर इंडिया से जो जा रहे थे पाकिस्तान में, तो उनको किस तरीके से हैंडल करना, ये एक बड़ी समस्या थी। और दूसरी समस्या थी कि कश्मीर विवाद को लेकर पाकिस्तान कहता है कि वो मेरा है, इंडिया कहता है कि वो मेरा है ना, इस तरीके की चीजें। हालांकि वो देखा जाए तो जो वहां पे राजा हरि सिंह थे, हरि सिंह ने क्या किया, वो भारत में विलय होने का निर्णय कर लिया, लेकिन इस बात को मानने को राजी नहीं है पाकिस्तान, इसी वजह से विवाद होता रहता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए आंसर क्या लिखा है, भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश के अधीन था। एक लंबे समय से स्वतंत्रता संग्राम के कारण भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, परंतु भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ भारत का दुखद विभाजन भी हो गया। पाकिस्तान नाम का एक नया स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आया, ठीक है। भारत विभाजन के साथ हमें बहुत सी समस्याएं विरासत में मिली, जैसे कि रिफ्यूजियों के पुनर्वास की समस्या। इसका मतलब क्या होता है, जो अल्पसंख्यक लोग थे उनकी पुनर्वास की समस्या, कश्मीर समस्या, राज्यों के गठन तथा पुनर्गठन की समस्या, भाषा से संबंधित विवाद हो गया। इन सभी समस्याओं से निपटना था। पंडित नेहरू तथा सहयोगियों से निपटने के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाए गए, उसका वर्णन इस प्रकार है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने इन सभी चीजों से निपटने के लिए क्या क्या रवैया अपनाया, उन चीजों को हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 ही चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले शरणार्थियों की समस्या, पहले समस्या देखेंगे, फिर उसका समाधान उन्होंने क्या किया वो देखेंगे, फिर हम कश्मीर विवाद देखेंगे और फिर उसका क्या समाधान हुआ वो देखेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, भारत विभाजन के फलस्वरूप जो पहली समस्या हमें विरासत में मिली वो थी कि शरणार्थियों की पुनर्वास की समस्या, यानी कि जो शरणार्थी लोग आए थे उनकी समस्या। जब भारत का विभाजन होना निश्चित हो गया तो बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आए, उन्हें ही वास्तव में शरणार्थी कहा गया। पाकिस्तान भारत में आने वाले लोगों की संख्या लाखों में थी। सरकार के सामने इन लोगों के पुनर्वास की मुश्किलें समस्या सामने आई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग वहां से आ रहे थे वो कहाँ रहेंगे, उनके रहने का जो प्रबंध करना था ये बहुत बड़ा टास्क था, ठीक है। भारत सरकार ने केवल इन शरणार्थी लोगों को भारत में रहने के लिए घरों की व्यवस्था की और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि जिस तरीके से वह पाकिस्तान में जीवन व्यतीत कर रहे थे वैसे ही जीवन वो भारत में व्यतीत करेंगे और साथ ही साथ उनके जीवन की सुरक्षा की जाएगी और भारत में सारी चीजें प्रदान की गई, ठीक है। और जैसा कि आगे चल के जैसा कि आपको पता है कि उनको आरक्षण जैसे प्रावधान भी दे दिए गए, ठीक है। आगे क्या हुआ, शरणार्थियों की इस प्रकार की समस्याओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उनके सहयोगियों के सामने मुश्किलें खड़ी आ गई थी तथा पंडित नेहरू जी और उनके सहयोगियों के लिए इस प्रकार की समस्या से निपटना एक प्रकार की चुनौती थी। अब देखिए समाधान क्या किया गया। इस समस्याओं को हल करने के लिए भारत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने दूरदर्शिता का परिचय दिया, ठीक है, दूरदर्शिता का परिचय दिया। पंडित नेहरू ने शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम एक पुनर्वास मंत्रालय बनाया और जिसको शरणार्थी लोगों के पुनर्वास की जिम्मेदारी दी। यानी कि एक जो पुनर्वास मंत्रालय वो देखेगा कि जितने भी लोग वहां से आ रहे हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनका रख रखाव, खान पान, ये सारा चीज देखेगा कि उनकी जीवन सही तरीके से चले, ठीक है। शरणार्थियों को स्थायी तौर पर ठहराने के लिए जगह जगह पे कैंप लगाए गए, जैसे कि इन इलाकों के लिए रहने के पूर्ण रूप से व्यवस्था होने लगी। वैसे वैसे इन कैंपों से निकलकर उन लोगों को उन स्थानों पर भेजा जाने लगा, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे घर बनाए जाने लगे उस कैंपों से निकाल के लोगों को उस जगह पर भेजा गया।
उन्हें जमीन जायदाद भी प्रदान की गई, उन्हें सभी प्रकार की राजनीतिक अधिकार दिए गए। 1955 में नागरिक कानून बना दिए गए और इन कानून के द्वारा शरणार्थियों को भारत का नागरिक बना दिया गया था। तो देखिए समाधान क्या किया गया। अब दूसरा हम समस्या देख लेते हैं और उसका समाधान देख लेते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कश्मीर समस्या। कश्मीर की समस्या भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख समस्या बनी थी। भारत के विभाजन स्वरूप कश्मीर समस्या पैदा हुई। ठीक है, भारत पाकिस्तान विभाजन के समय यह निर्णय लिया गया कि इस बात का फैसला स्वयं कश्मीर करेगा कि वो भारत में शामिल होना चाहता है या फिर पाकिस्तान में, या फिर वह स्वतंत्र राज्य बनकर रहना चाहता है। ये कौन डिसाइड करेगा? कश्मीर करेगा। लेकिन कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बनाए रखने का निर्णय लिया, परंतु पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को अपने राज्य में शामिल करने के लिए बार बार उत्सुक होता है। समाधान क्या हुआ कि कश्मीर के राजा हरि सिंह को जब यह लगने लगा कि कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा, तो उससे भारत से सहायता मांगी। भारत ने सहायता का आश्वासन देते हुए कश्मीर को भारत में शामिल होने की बात कही, जिससे राजा हरि सिंह ने मान लिया और इस प्रकार पंडित नेहरू ने सरदार पटेल ने भारतीय सेना को कश्मीर में भेजा और इसके साथ साथ भारत ने पाकिस्तान से आग्रह किया कि वह कश्मीर में अपनी सैनिक गतिविधियां बंद करे। ठीक है, यानी कि जब समस्या ऐसी आ गई कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करना सोचा, तो उस टाइम पे भारत ने यहाँ से सेनाएं वहां पर भेज दी और पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी गई और फिर उसके बाद क्या होता है, कश्मीर को भारत में शामिल कराया गया। लेकिन पाकिस्तान ने इससे मानने से इनकार कर दिया है कि मैं कश्मीर को नहीं दूंगा, ये मानने से वो कर दिया। ठीक है, जब भारत सरकार एवं माउंटबेटन को यह लगने लगा कि कश्मीर की समस्या को इस ढंग से नहीं सुलझाया जा सकता, तो पंडित नेहरू ने इस समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने ले गया ताकि इसका हल निकल सके। परंतु कश्मीर की समस्या का अब तक कोई सर्वमान्य हल नहीं निकला है। यानी कि अगर देखा जाए तो पीओके जो है वो पाकिस्तान के पास है और इसी प्रकार जो अक्साई चीन है वो चीन के पास है। ठीक है, लेकिन जो भारत है, भारत अगर देखा जाए तो हरि सिंह ने पूरे के पूरे रियासत को भारत में शामिल करवा लिया था, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। चीन से जब लड़ाई हुई थी तो चीन ने कुछ एरिया में आकर कब्जा कर लिया था और इसी को अक्साई चीन कहते हैं। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ इस चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो लास्ट देख लीजिए, ये भी आता है आपका 6 नंबर में क्वेश्चन। क्या पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, इसका गठन कब किया गया और इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की मैं बात करूं तो राज्य पुनर्गठन एक ऐसा आयोग था जिसके थ्रू राज्यों का निर्माण किया गया। होता क्या है कि जिस टाइम पे अपना इंडिया अलग हुआ, उस टाइम पे राज्यों ने भी ये डिमांड कर दी कि भाई हमें एक अलग राज्य बनाइए। रीजन क्या था कि भाषा के नाम पे उन्होंने डिमांड कर दी कि हमें एक अलग राज्य बनाइए, और इसके लिए जगह जगह पे दंगे भी हुए थे और आंदोलन भी हुए थे। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में एक हुआ था, जो व्यक्ति थे उनका नाम था रामुलु। 56 दिन के भूख हड़ताल पे वो चले गए थे और 56 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। और आगे चल के क्या हुआ कि दंगे और बढ़ गए और भारत सरकार को मजबूरन राज्यों का निर्माण करना पड़ा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग एक ऐसा आयोग है जो सीमा निर्धारित करता है कि कौन से राज्य कहाँ तक है, और साथ ही साथ दूसरा ये चीज है भाषा के नाम पर राज्यों को अलग करना, ये इसका मुख्य काम उस टाइम पे था। ठीक है, और गठन कब हुआ ये सारी चीजें हम देखने वाले। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग भारत के विभाजन और देशी रियासतों के भारत में विलय हो जाने की समस्याओं का अंत ही हुआ था और न ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ही पूरी हुई थी। यानी कि अगर देखा जाए तो एक तो ये भारत में रजवाड़ों को विलय करने की समस्या अभी खत्म नहीं हुआ था और साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उसी टाइम पे एक और समस्या खड़ी होती है राज्य पुनर्गठन आयोग की, यानी कि राज्यों में भी डिमांड होने लगा कि हमें एक नया राज्य बनाइए। तो क्या लिखा, भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को निश्चित करने तथा राज्य पुनर्गठन आयोग की समस्या विद्यमान थी। यह कार्य आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ये सोच रही थी कि अगर हम राज्यों को अलग करेंगे तो उस टाइम पे विभाजन होने का डर है, विभाजन होने का खतरा था। तो देखिए, यह आसान नहीं था क्योंकि सीमाओं का निर्धारण इस तरीके से करना था कि देश की भाषाई संस्कृति बहुलता की झलक मिले तथा साथ ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता भी बनी रहे। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजों की
सुविधा अनुसार सीमाएं निर्धारित की गई और 1947 के बाद भारतीय सरकार ने इस प्रकार के निर्धारणों को अस्वीकार करके भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन का निर्णय लिया, परंतु भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना सरल नहीं था, क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो लमसम 22 मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं और सैकड़ों छोटी मोटी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि छोटी मोटी भाषाओं के हिसाब से आप राज्यों को अलग करते जाओगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन आगे चल के ये सारी चीजें की गई और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग, आंध्र प्रदेश आंदोलन ने तेलुगु भाषी, ठीक है, तेलुगु भाषी क्षेत्रों के लिए एक अलग राज्य बनाने की मांग की थी। सरकार इस मांग पर दुविधा की स्थिति में थी, जिसके कारण आंदोलन हुआ, हिंसा भी चली, ठीक है, हिंसक भी होते चला गया। दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही दूसरे भागों में भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने की संघर्ष चलनी शुरू हो गई। अंततः केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। आगे चल के राज्य पुनर्गठन आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी, बनाया कब, 1953 में, और इसको लागू पूरी अच्छी तरीके से 1956 में किया गया। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित सिफारिशें करना, ठीक है, और इस आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां पर बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून पास हुआ और इस कानून के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे राज्यों की संख्या में वृद्धि हुई और केंद्र शासित प्रदेशों की भी संख्या में वृद्धि हुई। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भारत में अभी प्रेजेंट टाइम में कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको सिर्फ संख्या लिखनी है, ना कि उसका नाम लिखना है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। बाकी अगर देखा जाए तो ये जो चैप्टर है अपना सारा क्लियर हो गया, सारी चीज़ों को तसल्लीबख्श चीज़ें समझाई गई हैं। एक बार दो बार चीज़ों को देखिए और ये चीज़ और बेटर तरीके से और कैसे समझ में आ सकती है, इसका भी मैं एक सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये और बेटर तरीके से तब समझ में आ सकती है जब इसका आप देखेंगे वीडियो, ठीक है। वीडियो जब देखेंगे, चैप्टर वाइज चीज़ों को समझेंगे और साथ ही साथ तब जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ 110% आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। और देखो, पढ़ना तो पड़ेगा यार, 12वीं क्लास में हो तो चीज़ों को थोड़ा समझना तो पड़ेगा ही। बाकी हमने भी अपने टाइम पे मेहनत किया था और यही राय आप लोग के लिए भी रखते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंडों में अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।